हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का जो ज्योग्राफी है ना, देख रहे होंगे आप बिहार का भूगोल। विगत वर्षों में बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इसी के आधार पर, क्योंकि देखिएगा अधिकतर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है टीचर में, और टीचर में देखिए प्रश्न से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए हम लोग प्रश्न को एक बेहतर तरीके से, बेहतर एक डायरेक्शन में और बेहतर जो उसका स्वरूप है ना, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है देखिएगा अधिकतर प्रश्न है, यानी कि पूछा गया जो प्रश्न है उसी को अदल बदल करके पूछने की कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, इसलिए हम कहते हैं कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको ज़रूर बनाइए, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ना। खुद पे भरोसा करिए और अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा करिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए हम लोग पूरे भूगोल में, क्योंकि यहाँ पर भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल दोनों मिला करके पूछा जाता है। अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में जो भूगोल पूछे जाते हैं उस संदर्भ अधिकतर आपके यहीं से पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे बन नहीं पाता, और एससीईआरटी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे बन पाता है। जो लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं उनका ज्योग्राफी अच्छा होता है, उनका इतिहास अच्छा होता है, उनका पॉलिटी अच्छा होता है, उनका इकोनॉमिक्स अच्छा होता है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बिहार का भूगोल हो जाएगा और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं और यहीं से प्रश्न आपको बना करके पूछा जाता है। पहला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, है ना। क्या है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, और ये चीज़ देखिएगा 65वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, और यह री एग्जाम हुआ था 2020 में। तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, और तीसरा ऑप्शन है सोवियत संघ, और चौथा हो जाएगा फ्रांस, और पांचवा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 5 ऑप्शन में आपको चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो सही हो जाएगा इसका सी हो जाता है, सोवियत संघ के सहयोग से बनता है। तो आपको पता होगा बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है ना, ये बरौनी जो रिफाइन है ये आपका हो जाएगा बिहार के बेगूसराय जिला में। यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है यहाँ पर, और इसकी स्थापना, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में हुआ था, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था 1964 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका थी वो रोमानिया की थी। सबसे ज़्यादा भूमिका रोमानिया का था, रोमानिया का। और रोमानिया का सहयोग जो है यह बरौनी रिफाइनरी के गठन में, स्थापना में सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी ये सवाल आपसे पूछता है कि बरौनी रिफाइनरी बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये बेगूसराय हो जाएगा। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुआ, 1964 में हुआ, और ये सवाल पूछा गया है कि किसके सहयोग से बनाया गया, तो सोवियत संघ, रूस के सहयोग से बना, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो है ना, ये रोमानिया का होता है सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, 1965 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 1965 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 1965 में इसको राष्ट्र को, है ना, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, समर्पित कर दिया जाता है। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत बरौनी रिफाइनरी का गठन हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय, है ना, योजना स्टार्ट हुआ था 1961 से लेकर के 1966 तक चला, 66 तक। और हमने कहा कि रिफाइनरी का गठन हुआ था 1964 में। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बरौनी का निर्माण हुआ। और इस समय अगर आप देखिएगा, इस समय देखिएगा तो यहीं पर भारत और चीन के बीच
भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में, और भारत और पाकिस्तान के साथ भी हुआ। भारत और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था, 1965 में यहाँ पे। इतना ही नहीं, इसी के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र का भी, इसी के तहत यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही बोकारो पूछा जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र का गठन हुआ 1964 में। इसी समय तृतीय और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसी समय देखिएगा तो ये हो जाता है यूनिट, है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन होता है 1964 में। इसी समय हुआ 1964 में। और एफसीआई का गठन भी इसी समय होता है। एफसीआई का जो गठन है 1965 में इसी समय होता है। इस तरीके से तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इतने कारखाने जो हैं, और भी चीज़ें काम होता है ना, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बार बार पूछा जाता है हम लोग वही देख रहे हैं। जैसे एक प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, है ना, पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करना। और यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से लेकर के 1961 तक। और इसी समय बहुत सारे इस्पात संयंत्र उद्योग का निर्माण हुआ, जो अक्सर पूछा जाता है ज्योग्राफी में, भूगोल से, है ना। जैसे राउरकेला पूछा जा सकता है कि राउरकेला जो है भारत के किस राज्य में यह इस्पात संयंत्र है, तो यह आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण हुआ, है ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत एक भिलाई जो है इस्पात संयंत्र, यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही इसका गठन हुआ। और ये भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक और है जो पूछा जाता है, एक और है दुर्गापुर, है ना, एक और हो जाता है दुर्गापुर। जितना भी फैक्ट है सबको रटते जाइए, है ना, रिवीजन करते जाइए, फिर आपका प्रश्न गड़बड़ होगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, है ना। चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें ज्योग्राफी में, चाहे आपके जीएस से संबंधित, है ना, जीएस के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र का जो गठन हुआ, यह आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है ना, ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ पर? गया में, मधुबनी में। ऑप्शन गया में, ऑप्शन मधुबनी, ऑप्शन भागलपुर और ऑप्शन है सोनपुर में। ये ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाता है इसका आंसर, सोनपुर का। यानी कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, यह सोनपुर मेला हो जाएगा, सोनपुर में, है ना। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सोनपुर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यह एशिया का, है ना, यह एशिया का सबसे बड़ा, यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला हो जाएगा, सबसे बड़ा मेला। इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज़ और भी देखिए, स्थानीय लोग इसको छत्तर मेला कहते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
स्थानीय लोग इसको छत्तर, है ना, छत्तर मेला के नाम से जानता है, छत्तर मेला। और यह जो सोनपुर का जो मेला लगता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, यह सोनपुर का मेला गंडक नदी के तट पर है, गंडक, है ना, गंडक नदी के तट पर यह मेला प्रत्येक नवंबर दिसंबर में, है ना, लगाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट, अगर इस तरह से पूछे तो गड़बड़ नहीं होगा, है ना। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो सोनपुर में। एक चीज़ और भी देखिएगा, एक ज़माने में यहाँ पर हाथियों का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के दिल्ली सल्तनत कहें तो अकबर भी यहाँ से हाथियों का खरीदारी करता था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न है 65 बीपीसी में पूछा गया सवाल है, और यह री एग्जाम उस समय हुआ था 2020 में, उसी समय पूछा हुआ है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, क्या कहलाती है ना। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, क्या कहलाती है। पहला इसका हो जाएगा आहर पाइन, है ना, आहर पाइन। दूसरा ऑप्शन है नहर पाइन, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सिंचाई पाइन सी, और डी है खड़ीन पाइन। उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से हमें चुनना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर आपको ए सही हो जाता है, आहर पाइन हो जाएगा। ये है आपका आहर पाइन। अगर हम लोग बात करें बिहार में सर्वाधिक आहर पाइन से सिंचाई किस जिले में किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये गया जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आहर पाइन से सिंचाई किया जाता है। हो सकता है ये सवाल कभी कभी आपसे पूछ दे, जैसे बिहार में पूछा गया कि नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होता है, तो यहाँ पर देखिएगा नलकूप से, तो नलकूप से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वह समस्तीपुर में होता है, समस्तीपुर में। और समस्तीपुर सर्वाधिक नलकूप से ही सिंचाई होता है। उसके बाद पटना हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, अररिया भी हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए तो पटना में भी सिंचाई होता है, और यहाँ पर पटना के बाद आप देखिए किशनगंज, किशनगंज है ना, और किशनगंज के बाद यहाँ पर अररिया हो जाएगा, है ना, अररिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होता है। अगर आपसे पूछे कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है, तो नहर से सिंचाई रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है ना। रोहतास में नहर से सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछे सवाल कि कुआं से सबसे ज़्यादा, कुआं से बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां पर कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, तो ये हो जाएगा आपका दरभंगा हो जाएगा, है ना, दरभंगा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर, चौथा सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। क्या कुर्सेला में मिलती है, ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है क्या वैशाली में मिलती है। तीसरा ऑप्शन क्या हाजीपुर में मिलती है, या चौथा जमालपुर में। उपरोक्त में से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। 65 बीपीसी में पूछा गया है, और यह भी एग्जाम हुआ था 2020 में ही, वहाँ से ये सवाल पूछा गया है ना। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 का आंसर कुर्सेला हो जाएगा, है ना। 4 का आंसर क्या है, कुर्सेला। और कुर्सेला कहाँ पे है, तो बिहार के कटिहार में है, बिहार के कटिहार में। और यहीं पर इसी कटिहार में यानी कि कुर्सेला के पास जो गंगा है ना, गंगा में जाकर के विलीन हो जाती है ये कोसी नदी। कोसी नदी को लेकर के थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो यह सवाल बार बार पूछता है ना। और यहाँ पे अगर कोसी की उद्गम की बात किया जाए, कोसी की उद्गम,
तो कोशी का उद्गम आपको नेपाल के सप्तकोशिकी से हुआ है। नेपाल के सप्तकोशिकी से इसका उद्गम हुआ है। प्राचीन नाम में इसको कौशिकी कहा जाता है ना। कोशी को प्राचीन नाम में कौशिकी कहा जाता है। और एक चीज़ और भी यहाँ पर देखिएगा, ये जो कोशी है यानी कि गंगा में मिलने से पहले वह स्वयं का अपना डेल्टा बनाता है। ये बहुत BBI है, यानी कि गंगा में मिलने से पहले, है ना, गंगा में मिलने से पहले यह स्वयं का डेल्टा बनाता है। यह अपना, है ना, अपना स्वयं का डेल्टा बनाता है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये जो है आपका BBI है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कोसी के किनारे जो प्रमुख शहर है, कोसी के किनारे जो प्रमुख शहर है, वह प्रमुख शहर आपका पूर्णिया हो जाएगा, है ना, पूर्णिया हो जाता है। तो यहाँ से सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कोशी की बात करें तो कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है यहाँ पर, है ना, और इसका उद्गम नेपाल के सप्तकोशिकी से हुआ है। और ये कुर्सेला में गंगा से जाकर के मिल जाती है, जो कटिहार में है। कभी कभी ये भी सवाल आपसे हो सकता है पूछे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर 65। देखिए अक्सर हम आपको यही कहेंगे कि 10 सबसे बेहतर क्या है अगर आपको कंप्लीट करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमको PRT में अच्छा मार्क्स मिले, आप चाहते हैं हमारा PRT में 1 to 5 के एग्ज़ाम में, है ना, 120 में हमारा 90+ हो जाए, और आपका GS, है ना, जो 40 मार्क्स है उसमें 32 और 36 आ जाए, तो हम यही कहेंगे कि जितना बार हो सके ये जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन जो हम लोग अभी देख रहे हैं, है ना, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अगर हम जिस तरीके से हम आपको सारा डिटेल्स में कराते जा रहे हैं, अगर सारा सेशन इतिहास का, भूगोल का, है ना, बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उसी तरीके से है ना, साइंस देख लिया जाए, सब यानी कि करंट वरेंट सब कुछ देख लिया जाए, तो निश्चित तौर पे 90 पार तो कर ही जाएंगे। और वो भी एकदम आराम से, निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर इसमें, है ना, काम किया जाए। और उसी तरीके से GS का जो कॉमन पेपर है, जहाँ से अगर हम लोग 32 से 36 के बीच में टारगेट करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों जो पेपर है बहुत ही इजी होता है। जैसे अगर पूछा जाए, जैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बहुत ऐसे विद्यार्थी इतिहास रखते हैं, है ना, उसके बाद रखते हैं अपना ज्योग्राफी रखते हैं, पॉलिटी रखते हैं, इकोनॉमिक्स रखते हैं, साइंस भी है, मैथ भी है, स्पेशल हिस्ट्री भी है। इन सारे यानी कि इन सारे अगर हम लोग बात करें, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके यहीं से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसी घटना चक्र से बहुत फायदा है। बस चीज़ों को थोड़ा सा बस दिमाग में भटकाइए मत, ये पढ़ ले, उसका पढ़ ले, इसका पढ़ ले, है ना। बार बार आपसे कहा जाता है कि SCERT की किताबें पढ़िए और फिर जो है घटना चक्र का, है ना, जो पूर्वावलोकन है उसको ज़रूर बना लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला है? क्या भागलपुर हो जाएगा, क्या पटना हो जाएगा, क्या बक्सर होगा, या क्या नालंदा होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा? 65 में यह पूछा गया सवाल है ना। और इसका आंसर हो जाता है भागलपुर। और भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, है ना। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और इसी भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। विक्रम, है ना, शिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाया था, है ना। और यहीं पर विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य का भी गठन किया, कहाँ पे? भागलपुर में किया गया। और एक चीज़ और भी देखिएगा, ये जो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो बना है यहाँ पर, ये बनता है आपके सुल्तानगंज से लेकर के, है ना, सुल्तानगंज से लेकर के ये बनता है आपको कहल गांव तक, है ना। कहल गांव तक बनता है लगभग 60 किलोमीटर में।
इसकी जो लंबाई है, इसका जो क्षेत्र है लगभग 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य ये हो जाएगा। डॉल्फिन को गंगा का बाघ कहा जाता है। डॉल्फिन को गंगा का, है ना, गंगा का बाघ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और यह भारत का पहला, अगर पूछिए आपसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का स्थापना कहाँ हुआ, तो ये पटना में होता है ना। ये पटना में होता है, जो पूछा भी जाता है बार बार आपसे, पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर, है ना, कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यही पटना हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, जब हम लोग देख ही रहे तो हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर, है ना, पूछा जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं ये गंगा, है ना, बिहार को थोड़ा सा ऐसे भी देख लीजिए। ये जो गंगा नदी है बिहार को 2 भागों में बांटती है। ये गंगा नदी, ये हो जाएगा उत्तरी बिहार, है ना, और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार से, यानी कि उत्तरी बिहार जो है, जहाँ पे प्रमुख समस्या जो है वह बाढ़ का है, और यहाँ पे प्रमुख समस्या आपका सूखा का है। एक चीज़ और भी देखिए, और इस गंगा नदी के किनारे जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की संख्या यहाँ पर 12 हो जाएगा, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा के किनारे बिहार के कितने जिले उससे अपना सीमा संबंध बनाते हैं, सटे हुए हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि गंगा की लंबाई जो बिहार में है ना, 445 किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई जो आप पटना देख रहे हैं यही 99 किलोमीटर है। 99 किलोमीटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई है पटना में। और उसके बाद जो दूसरा स्थान है, वही दूसरा स्थान आपके भागलपुर का हो जाएगा, जो पूछा जाता है यहाँ पर, है ना। चलिए, लगभग 66 किलोमीटर के राउंड में है यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 6ठा नंबर। 6ठा नंबर सवाल है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? किससे अपवाहित हो जाएगा, है ना। क्या महानदी है, या गंगा है, या यमुना है, या गोदावरी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? कौन सा हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाता है? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका गंगा नदी हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग गंगा नदी की बात करें यहाँ पर, है ना, तो गंगा नदी आपको पता है बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक हो जाएगा उत्तरी बिहार और दूसरा हो जाता है दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में सूखा की समस्या सबसे ज़्यादा है, और उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या है। बहुत बार सवाल ये पूछा गया है, यहाँ पर जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है। और आपको पता है कि गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है ना, और यह प्रवेश करती है बिहार में चौसा से। बिहार में यह चौसा से प्रवेश करती है, और ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौसा से प्रवेश करती है। और बिहार में इसकी जो लंबाई है 445 किलोमीटर है। और पटना में अगर बात कर दिया जाए तो पटना में इसका लंबाई 99 किलोमीटर हो जाता है। पूरे भारत में गंगा की लंबाई अगर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर हो जाता है, जो सर्वाधिक गंगोत्री से तो निकलती है उत्तराखंड से, लेकिन सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। एक चीज़ और भी यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग, है ना, बिहार को ऐसे देख लीजिए, तो ये जो चौसा है, चौसा से ही, है ना, चौसा से ही यह नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है, चौसा से ही प्रवेश कर जाती है। और यह नदी जो है, गंगा नदी जो है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा बहुत ऐसी नदियाँ हैं जो उत्तर से आकर के गंगा में विलीन हो जाती हैं। और ये सारी नदियाँ हम लोग जो देख रहे हैं, यह हिमालय के पहाड़ियों से निकल करके, है ना, हिमालय पर्वत से निकल करके यह विलीन हो जाती है गंगा में। और यही वजह होता है कि सदा इस नदियों में पानी भरा हुआ रहता है। जैसे ही थोड़ा सा बरसात अगर हो जाए तो बरसात के मौसम में यह सारे क्षेत्र जो हैं वह पानी से लबालब भर जाते हैं, और ये समस्या बाढ़ की हो जाती है यहाँ पर।
यहाँ पर समस्या बाढ़ की हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, 3 नदियाँ। जैसे यहाँ पर ये कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है, जो अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ पे एक घग्गर नदी है, घग्गर नदी और गंडक नदी। यह घग्गर और गंडक नदी भी बिहार और यूपी की मतलब जो बॉर्डर है वो बॉर्डर यहाँ पर ये बनाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हो गया घग्गरा, गंडक, यहाँ पर देखिए तो बुड्ढी गंडक हो जाएगा, है ना, बुड्ढी गंडक हो जाएगा, कमला, बलान, कोशी, महानंदा, ये सारी जो नदियाँ हैं उत्तर से आकर के गंगा में विलीन हो जाती है। और जैसे ही हम लोग दक्षिण से आकर के मिलने वाली जो नदियाँ हैं वह कर्मनाशा हो जाएगा, है ना, पुनपुन हो जाएगा, पुनपुन हो जाता है, सोन है, संकरी है, अजय है। इस तरह से ये नदियाँ हैं जो दक्षिण से जाकर के इस गंगा में विलीन हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर। बिहार में बलसुंदरी, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, वल्थर, है ना, पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना, ये मिट्टी है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्या कृषि के लिए, फसल के लिए, मिट्टी के लिए, प्राकृतिक वनस्पति के लिए? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक क्या हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाता है आपका मिट्टी हो जाता है, मिट्टी। जैसे अगर पूछा जाए कि बलथर मिट्टी का क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो बलथर जो बालसुंदरी मिट्टी है ना, यहाँ पर देखिए बालसुंदरी मिट्टी, नाम भी बड़ा खूबसूरत है, बालसुंदरी मिट्टी। और ये बालसुंदरी मिट्टी अधिकतर जो है वह सहरसा के क्षेत्र में मिलता है, सहरसा में। और सहरसा के बाद यहाँ पर देखिए पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया के बाद यहाँ पर दरभंगा हो जाएगा, और दरभंगा के बाद यहाँ पर देखिएगा भागलपुर के क्षेत्र में यह बालसुंदरी मिट्टी अधिकतर आपको मिल जाएगी। ये सब चीज़ें बालसुंदरी मिट्टी जो है सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ताल क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ताल क्षेत्र देखिएगा बक्सर और भागलपुर में, बक्सर और भागलपुर में, भागलपुर के क्षेत्र में यह अधिकतर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद एक और भी देख लीजिए, है ना, जिसको हम लोग बलथर मिट्टी कहते हैं। ये जो बलथर मिट्टी है ना, ये बलथर मिट्टी आपको मिलेगा जैसे कैमूर से लेकर के राजमहल पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वहीं पर आपको बलथर मिट्टी मिलेगा। कैमूर के पहाड़ियों से लेकर के राजमहल के पहाड़ियों के बीच में, राजमहल के पहाड़ियों के बीच में जो मिट्टी का क्षेत्र दिखाई देगा वहीं आपका होता है बलथर मिट्टी का क्षेत्र, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2022 में CDPO का एग्जाम हुआ था, उसी समय यह प्रश्न पूछा गया है। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? कहलगांव, है ना, कहलगांव, काटी, बाढ़, नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? क्या यह कोयला खनन का केंद्र है, या पर्यटन का केंद्र हो जाता है, या सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र हो जाता है, या ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना, किसका केंद्र हो जाता है? तो चलिए हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, ताप विद्युत शक्ति का यह केंद्र हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहलगांव की बात करें तो ये कहलगांव जो है यह भागलपुर जिला में स्थित है ना, कहलगांव यह भागलपुर जिला में स्थित हो जाएगा कहलगांव। और यहाँ पर अगर काटी की बात किया जाए, काटी ताप विद्युत शक्ति जो संयंत्र है यह आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में है ना, बिहार के मुजफ्फरपुर में यह स्थित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाढ़ जो है, बाढ़ तो सब लोग जानते होगा है मेरे ख्याल से, तो ये बाढ़ जो है बाढ़ हो जाएगा पटना जिला में, है ना, पटना जिला में हो जाएगा। और नबीनगर बिहार के औरंगाबाद में है, नबीनगर आपके बिहार के औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में। और यही औरंगाबाद में ही आप देखिएगा एक देव मंदिर है जहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, देव मंदिर। और यह देव मंदिर सूर्य मंदिर हो जाएगा।
और इसी देव मंदिर के सामने एक तालाब है, उसी तालाब से कहा जाता है कि छठ पूजा का प्रारंभ माना जाता है, छठ पूजा का, है ना। तो कहलगांव हो जाएगा भागलपुर में, कांटी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, और बाढ़ जो है, जो ताप विद्युत शक्ति है, वह पटना हो जाएगा, और नबीनगर जो है यह आपके औरंगाबाद जिला में स्थित हो जाएगा, औरंगाबाद जिला में। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ दे कि पीरपैंती ताप संयंत्र कहाँ पे है, पीरपैंती। तो पीरपैंती है ना, ये ताप विद्युत हो जाएगा आपके भागलपुर में, भागलपुर में हो जाएगा। और भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और एक और भी है जिसको बक्सर ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं, और बक्सर जिला में है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र हो जाता है। वस्त्र उद्योग का केंद्र पूछा जा रहा है, क्या गया है, भागलपुर है, पटना है, मुंगेर है, उपरोक्त में से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाता है इसका, है ना। इसका आंसर क्या है, ई हो जाएगा। जैसे वस्त्र उद्योग की बात किया जाए तो वस्त्र उद्योग में यहाँ पर देखिएगा, एक तो गया का क्षेत्र हो जाएगा और दूसरा भागलपुर का क्षेत्र हो जाता है, मतलब एक से अधिक क्षेत्र हो जाएंगे, एक से अधिक क्षेत्र हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि जूट उद्योग कहाँ पर है, बिहार में जूट उद्योग कहाँ पर है, तो जूट उद्योग हो जाएगा आपका, है ना, कटिहार में, कटिहार में पूछा जाता है और पूछा गया भी है। आपसे पूछ देगा कि सिगरेट उद्योग कहाँ पर है, सिगरेट उद्योग, तो जहाँ पर सिगरेट है ना, वहीं पर आपको बंदूक कारखाना भी है, बंदूक कारखाना, मतलब ये है आपके मुंगेर जिला में, है ना, सिगरेट का कारखाना, और यहाँ पर बंदूक का कारखाना मुंगेर जिला में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछ दे कि रेशम उद्योग कहाँ पर है, तो रेशम उद्योग आपके भागलपुर में हो जाएगा, और यही वजह है कि इसको सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। उर्वरक उद्योग अगर पूछे, उर्वरक उद्योग कहाँ पर है, तो यह उर्वरक उद्योग जो है बरौनी में हो जाएगा, और ये बरौनी जो है ना, बरौनी ये बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय में, है ना, बेगूसराय में स्थित हो जाएगा। अगर पूछे कि बटन उद्योग कहाँ पर है, तो बटन उद्योग जो है पूर्वी चंपारण के मेहसी में पड़ेगा, मेहसी में यहाँ पर एक बटन उद्योग है। और यहाँ पर देखिएगा एक पूछा गया सवाल है कि सिंदूर उद्योग कहाँ पर है, तो सिंदूर उद्योग के बारे में एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, ये हो जाएगा आपके लखीसराय में, लखीसराय जिला में है सिंदूर उद्योग। अगर पूछे कि पटाखा उद्योग कहाँ पे है, तो पटाखा उद्योग से भी सवाल पूछा गया था, और ये पटाखा उद्योग हो जाएगा पटना में, पटाखा उद्योग, है ना, पटाखा उद्योग जो है यह पटना सिटी में बहुत बड़ा कारखाना है वहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का जो CDPO 2022 में पूछा गया सवाल है, बिहार में कानून द्वारा गोवध, है ना, गौ हत्या किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। क्या 1948 में प्रतिबंधित किया गया, या 1949 में किया गया, या 1954 में किया गया, है ना, या 1955 में किया जाता है। कब किया जाता है, या ऊपर में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा, है ना, गाय हमारी माता है, 1955 में होता है। देखिए बिहार एक एक्ट आता है, कानून आता है जिसका नाम है बिहार, है ना, बिहार पशु, यहाँ पर देखिए बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम, और सुधार अधिनियम, और ये सुधार अधिनियम आता है 1955 में। और इसी के तहत गाय, है ना, बछड़ा, बैल और सांड को, यानी कि सांड की हत्या पर, इसको मारने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ना। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, बड़ी अजीब सा लगता है कभी कभी ये सुन करके, लोगों को लगता है कि ये जो काम है एक खास कोई मुस्लिम बिरादरी का है, आज सारे लोगों के दिमाग में घूम रहा है ना। लेकिन अगर भारत में हम लोग बात करेंगे, जिस तरीके से गाय माता को लेकर के राजनीति हुआ,
गाय माता को लेकर के जिस तरह से राजनीति हुआ, और लोग अक्सर कहते हैं कि गाय हमारी माता है, खास करके हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं वो मानते हैं इस बात को, गाय हमारी माता है। और ये अगर ये मान्यता की बात करें तो यह वैदिक है ना, वैदिक समय से आया, वैदिक युग से है ना, इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैदिक युग में गाय की सबसे ज़्यादा प्रधानता थी। जीवन गाय के इर्द गिर्द ही घूमता था, ज़्यादा गाय तो ज़्यादा अमीर, है ना। यहाँ तक कि बेटियों के नाम भी गाय पे रखा जाता था। बहुत ऐसे चीज़ हैं जो गाय के नाम पर ही रखा जाता था। इसका मतलब ये है कि उस समय में गाय की प्रधानता सबसे ज़्यादा थी, गाय की प्रधानता। और यही वजह भी था कि सबसे पहले गाय को काट करके खाने वाला ब्राह्मण ही था। सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले गाय को खाने वाला कौन है, तो ब्राह्मण ही है। बाद में क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि राजनीति में आपको रोटी भी तो सेकना है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तनाव पैदा करने के लिए एक खास संप्रदाय को टारगेट किया गया। और अब हम आपको बता दें कि इस भारत में सबसे ज़्यादा जो बुच्चड़ खाना है, जो चलाता है, जहाँ पे गाय कटती है, वह हिंदुओं का है, वह हिंदुओं का है ना। ये बुच्चड़ जो खाने हैं, है ना, बुच्चड़ खाने जो सबसे ज़्यादा हैं, वो सबसे ज़्यादा बुच्चड़ खाना हिंदू ही चलाता है। लेकिन क्या है ना, ये बड़े बड़े लोगों की बात हम कर रहे हैं, गरीब लोग है ना, कम पढ़े लिखे लोग, यही तो धर्म के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, है ना। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको क्या मतलब है, उनको तो अपना रोटी सेकना है। खैर एनीवे जो भी हो, है ना। बट आप समझदार हैं, आप चीज़ों को समझिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो भी बिहार होगा, है ना, बिहार स्पेशल में हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री कर लेंगे कंप्लीट, ज्योग्राफी कर लेंगे, है ना, पॉलिटी कर लेंगे, और यहाँ पे इको कर लेंगे, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा एक भी सवाल जो है गड़बड़ ना हो, है ना। और स्कोर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इतना आ जाए कि हम कट ऑफ को, है ना, कट ऑफ को पार कर सके और हम टेंशन मुक्त हो सके कि हमारा एक सीट जो है यह कन्फर्म हो रहा है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी को करना। सेल्फ स्टडी ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, और यही एक रास्ता है। दूसरा अगर रास्ता है ना, तो मुझे नहीं लगता एक ही रास्ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रूम पे बैठिए, 10 से 12 घंटा जितना हो सके उतना स्टडी करिए। हमारा डायरेक्शन होगा, हमारा डायरेक्शन है, लेकिन वर्क आपको करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी। फिर तो एक सीट कन्फर्म है, कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कट ऑफ कितना भी आ जाए, चाहे प्रश्नों की स्टैंडर्ड या प्रश्नों का जो लेवल है कितना भी कठिन क्यों ना बना दे, आप जरूर बनाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।